नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता और आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के आपके इस 21 दिन 21 मैराथन के नेक्स्ट डे को करते हैं शुरू, यानी कि आपके हर एक टॉपिक को एक क्लास में कवर किया जा रहा है, जिसमें वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है। वन शॉट का मतलब है कि एक दिन में एक कंप्लीट चैप्टर आप लोगों का कवर किया जाएगा, चाहे उसमें समय 1 घंटे का लगे, 2 घंटे का लगे, लेकिन टॉपिक आपका जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो आई होप कि अभी तक के सारे जो आप लोग के टॉपिक्स रहे हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लास्ट हम लोगों ने सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और प्रोटीन, विटामिन, इन सभी चीजों के बारे में भी बात की। आज बात करने वाले हैं मानव के सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आप लोगों के बॉडी के अंदर किस प्रकार से जो ब्लड है वो बह रहा है, आपके बॉडी में हृदय कैसे काम करता है, इस सभी चीजों को रक्त परिसंचरण तंत्र के टॉपिक में कवर करेंगे। तो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार, राम राम। देखो क्लास रोज सुबह 11 बजे जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। अब एक काम कर देना, सेशन को अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, जिनको भी अभी तक नहीं पता है कि भैया आपकी क्लास सुबह के बज चुके हैं 11, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, मैम डेली मतलब डेली क्लास जो है वो आपकी चलने वाली है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके आने वाले रेलवे में आरपीएफ हो, एएलपी हो और अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को आपके अपने इस 21 दिन 21 मैराथन में कराई जा रही है। यानी कि ये जो टॉपिक है ना, ये सभी टॉपिक्स आप लोगों के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उन सभी में आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। यानी कि आने वाला, आप देखिए आरपीएफ का आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से, एएलपी का फॉर्म आप भर ही चुके हो, एनटीपीसी का एग्जाम भी आएगा। मैम हर प्रकार से अगर एक बार हम चैप्टर को अपने कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें आगे तक मदद करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आखिरकार 20 से 25 नंबर मैम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक नंबर के ऊपर मेरिट जो है वो हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो हर प्रकार से हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे आपके अपने इस 21 दिन 21 मैराथन में, जो आपसे कहा था कि 28 फरवरी से शुरू हुई है और अभी तो मैम 22 मार्च तक का सफर पूरा तय करना है। एनसीईआरटी पर आधारित, कल मैंने कॉमेंट भी देखा था कि एनसीईआरटी बेसिस पर आपका रहेगा या नहीं, ये सारी सीरीज आपकी एनसीईआरटी बेसिस पर है। मतलब जो जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपकी रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। पूरा का पूरा टाइम टेबल आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। तो भाई शुरू करें आज का टॉपिक। एक बार एक थम्स अप का साइन शेयर कर देना कि मैम हम लोग तो सभी यहाँ पर रेडी हैं। आरपीएफ का क्लास जो है वही आपके लिए चल रहा है। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, पूरी साइंस में हर एक दुविधा का निवारण आपके इस सीरीज के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। चलो तो शुरू करें। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे सब यहाँ पर तैयार हैं और अपने भाई बंधुओं तक भी क्लास को शेयर कर दिया है? तो देखिए कहीं ना कहीं आप सब एक बात सुनते आए हैं शुरू से कि जब बात आती है दिल की, तो एक सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ कि दिल जो है वो इमोशंस के साथ डील करता है। लेकिन ये मानव का हृदय जो आप बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच आप अपनी बॉडी के देखते हैं, ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से ना इसका भावनाओं से कोई संबंध नहीं है कि मैम दिल टूट गया। अब भाई दिल टूटने वाला अंग तो है ही नहीं। आज के सेशन में सारे डाउट्स तुम्हारे हर प्रकार से क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अनुज फिजिक्स की क्लास भी होगी, कल आपकी फिजिक्स की क्लास भी रहने वाली है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं कि मैम हमारी बॉडी में ये जो हार्ट है, ये जो हृदय हम देखते हैं, ये हृदय क्या कर रहा होगा? ये हृदय कहीं ना कहीं इन दो फेफड़ों के बीच में बैठा है। क्यों भाई बताओ एक बार, कितने लोग ये मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम दिल जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है। आपने सुना होगा ना कि हमारे लेफ्ट साइड पर अगर पेन हो रहा है, छाती के लेफ्ट साइड पर, यानी कि आपके बाएं भाग में अगर दर्द हो रहा है, तो आप मानते हो कि भैया हृदय में दर्द है। आपको लगता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट में कहीं धंसा हुआ है, लेकिन वास्तविक तौर पे हृदय हमारा कभी भी लेफ्ट में नहीं होता, लेफ्ट में इसका झुकाव होता है। आप देख रहे हो दो प्रकार से दो फेफड़े हैं यहाँ पर। क्यों भाई? बहुत लोग मानते हैं इन सब चीजों को कि लेफ्ट साइड पर पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है, वो पार्ट अलग है। लेकिन हार्ट होता कहाँ है? ये आपके बिल्कुल बीचों बीच में आप देख पा रहे हो, दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात कि हम जब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, कि मानव के पूरे परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो इसमें केवल ये हृदय नहीं आता, इसके साथ साथ पूरा ब्लड भी आता है और इससे जितने भी रक्त वाहिकाएं निकल रही हैं, आप देख रहे हो कुछ लाल रंग की नसें निकलती हुई दिख रही हैं, कुछ नीले रंग की दिख रही हैं। आम भाषा में हम इन्हें नसें कह देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कुछ धमनी और कुछ शिराएं यहाँ पर कही जाती हैं। तो बॉडी के अंदर अगर हम देखें कि हम बात कर रहे हैं हृदय की, लेकिन हृदय अकेला नहीं काम करता। जब आप बात करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि
परिसंचरण तंत्र की। तो इस परिसंचरण तंत्र में नंबर पहला हार्ट तो देखो आता ही आता है, बिना दिल के मैम बॉडी में कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ और क्या आता है, हमारा ब्लड भी आता है, और नंबर तीसरा आता है ब्लड की वेसल्स, ठीक है, यानी कि रुधिर वाहिकाएं। जो रुधिर आता है वो तो ठीक है, मगर इसको ले जाने वाली कुछ वाहिकाएं भी यहाँ पर आती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिटेल में पढ़ना है ना, वो आपके इन तीनों भागों के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में भी, ब्लड की वेसल्स के बारे में भी, और इसी प्रकार से आपके ह्यूमन के हार्ट के बारे में भी। बोलो बात क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि हार्ट का काम क्या होता है, ये ब्लड को पंप करता है। भाई नॉर्मली एक अंग है ना मांसपेशी से बना हुआ। आप कहोगे कि मैम ये क्या कर रहा है? आप सबने घर में कूलर देखा है, कूलर में लगी हुई एक मोटर देखी है कि एक मोटर लगी हुई होती है हमारे कूलर के अंदर। वो कूलर के अंदर जो मोटर लगी होती है उसका काम क्या होता है? वो एक पंप होती है ना, उस पंप का काम क्या होता है कि मैम वो सारी साइड्स पर क्या करेगी, पानी जो है उसको फेंकने का काम करेगी। यही करती है ना? बताओ एक बार सबने देखी है कि नहीं? मैडम जब कोई धोखा देते हैं तो दिल कैसे टूट जाता है? अरे यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि दिल टूटता नहीं है, दिल तो मांसपेशी से बना हुआ है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं इन सब चीजों में, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें, जैसे वो कूलर में मोटर एक पंप लगा देते हो ना कि वो सारी साइड्स पर पानी फेंकने का काम करती है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कौन करेगा? ये हार्ट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक पंप करने वाला अंग है, एक पंपिंग मशीन इसको मैं कह सकती हूँ, एक पंपिंग ऑर्गन इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो अगली बार से कोई पूछे ना कि इसका रोल क्या है, बता देना भैया देखो और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड को पंप करने में मदद यहाँ पर करता है। और किससे मिलकर के बना है? तो ये हमारी मांसपेशी से बना है। तो हड्डी तो इसमें है ही नहीं जो टूटेगी। भाई बोन होती तो टूटती ना, एक बार बताओ मुझे। मेरा भी दिल टूटा है, बस दिल टूटने की बात आती है। ये कहानी जो पुरानी चली आ रही है उन्हीं पे भरोसा करे हो। तुम साइंस वाले हो, अब समझ जाना, कह देना कि भाई देखो दिल टूटता नहीं है, क्योंकि ये मांसपेशी से बना हुआ एक अंग है। ये देख पा रहे हो आप, बीच में इसमें भी कुछ अलग अलग कपाट, कुछ चैम्बर्स यहाँ पर लगे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया दिखता कैसा है, देखो जरा, हमारी एक क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी, जितनी हमारी इस बंद मुट्ठी का आकार है उतना ही हमें यहाँ पर हृदय जो है वो दिखाई देता है हर किसी का। आम भाषा में कहोगे कि वजन कितना है, तो पुरुषों में 300 ग्राम का और महिलाओं में 200 से 250 ग्राम का उनका वजन कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशंस का खेल अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है ह्यूमन का ब्रेन, मानव का मस्तिष्क। वहां पर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि भाई ब्रेन में इमोशंस आते हैं, हार्ट में इमोशंस नहीं आते हैं, ठीक है। मानव शरीर में हाँ खून पाया जाता है, उसके ऊपर भी डिटेल में भी बात करेंगे। रेलवे अपडेट्स, चलो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। देखो ये तो बंद बाहर से दिख रहा है मुझे, और अगर मैं अंदर से बात करूं कि मैम मुझे कैसा दिखाई देता है, तो देखिए कुछ इस प्रकार का अंग है, कुछ इस प्रकार की ये मांसपेशी से बना हुआ हिस्सा आपको नजर आता है। पुरुषों में 300 ग्राम का, महिलाओं में मात्र 200 से 250 ग्राम का दिखता है। क्लियर? चलो तो भाई यही सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में पढ़नी है। एक बार सेशन को जल्दी से ना अपने भाई बंधुओं दोस्तों तक शेयर कर देना, जिन्हें भी अभी नहीं पता है, और जो आधे संडे मना रहे हैं कि आज संडे है चलो घूम आते हैं। संडे हो या मंडे, अब फिलहाल मौका है तो बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी को कवर कर लो और साथ साथ में पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। संडे मंडे भाई बात की दुनिया में देखेंगे, पहला काम, पहला ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन लेना है, ठीक। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई ये क्या है? ये एक ऐसा अंग है जिसका काम है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। अच्छा, ब्लड जब जाएगा ना तो इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। इसके अंदर आपने मान लो खाना खाया, तो खाने के अंदर कल हमने पढ़ा था कि टूट करके ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के रूप में, तो ये ग्लूकोज भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये ग्लूकोज भी आता है आपके ब्लड के अंदर। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इन सभी को पहुंचाने का काम करता है हमारा रक्त। आपके बॉडी के विभिन्न अंगों तक की, ब्रेन को सप्लाई चाहिए, हाथों को चाहिए, पैरों को चाहिए, किडनी को चाहिए, ठीक है, लंग्स को चाहिए ऑक्सीजन। तो जहां जहां जिस भी अंग में आपके रिक्वायरमेंट होती है, ये ब्लड एक प्रकार का कनेक्शन बनाने का काम करता है, चीजों को पहुंचाने का काम करता है। तो मैं इस रक्त को ये भी कह सकती हूं कि ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, ठीक है।
तरल संयोजी क्यों? देखो भाई, एक प्रकार से ये कनेक्ट कर रहा है ना, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में सारी चीजें सप्लाई इसी के द्वारा होती हैं, और एक ऐसा लिक्विड है जो पूरी बॉडी में घूमता हुआ नजर आता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसीलिए मैम ह्यूमन का हार्ट, मानव का हृदय पंप तो कर ही रहा है, साथ साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई, पोषक तत्वों की सप्लाई, ये चीजें हमारा ब्लड कराता है। जो वेस्ट बनेगा उसको बाहर निकाल के लाएगा कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो चलो इसको मैं बाहर निकाल के लेके जा सकता हूँ। ठीक है, एक कह रहा है मेरा दिल राइट में है या लेफ्ट में है। सबका दिल, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी हम मानव की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उन मनुष्यों के अंदर हृदय बीच में पाया जाता है, लेफ्ट और राइट में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैम किसी लड़की के अंदर लेफ्ट में है और लड़के के अंदर राइट में होगा, वो अलग से दिल धड़का रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी के अंदर दिल बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? तो इसे कहते हैं ह्यूमन का हार्ट। और इसी के साथ साथ इसकी कुछ खास विशेषताएं, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। देखो, आपने मान लीजिए आज तक साइंस पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, मैं कह रही हूँ तुमने अब तक नहीं पढ़ी, मतलब तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, और तुमने 9-10 में भी ऐसे ही पढ़ पढ़ा के पास हो गए तुम। थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान देना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा जाए अगर कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, माता के अंदर जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो गर्भाशय में उसके एक एक अंग बनने शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब ड्यूरिंग द कंप्लीट 9 मंथ्स, पूरे 9 महीने के गर्भकाल में, प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे के एक एक अंग का निर्माण होता है, तो भाई हृदय भी बनेगा। लगातार हम कहते हैं पहले महीने, प्रेगनेंसी के पहले महीने के बाद बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देनी शुरू हो जाती है। यहां पर इसकी उत्पत्ति के लिए ना कुछ झिल्लियां जिम्मेदार होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जो कि इन अलग अलग अंगों को बनाती हैं। उन्हीं लेयर्स में से एक लेयर कौन सी होती है? वो लेयर कही जाती है आपकी मीजोडर्म की, एक लेयर होती है एंडोडर्म की, एक लेयर आती है एक्टोडर्म की। ऐसे याद रखना कि 3 झिल्ली पाई जाती हैं, एक बाहर, एक अंदर और एक मध्य में। ये तीनों झिल्लियां अलग अलग प्रकार से अंगों का निर्माण कर रही है। तो मैम यहाँ पर भी हमारा हृदय जो है ना वो बनता है आपका मीजोडर्म नाम की झिल्ली से। इसीलिए इसका उत्पत्ति अगर पूछा जाए, और देखो याद रखना रेलवे बढ़िया वाली साइंस पूछता है, तुम ये मत सोच के जाना कि मैम थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा पार्ट पढ़ लूंगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक कॉन्सेप्ट पे इसीलिए क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ठीक है जी। तो मीजोडर्म की अगर मैं बात करूं तो ये मीजोडर्मल उत्पत्ति का हमें यहाँ पर नजर आता है, यानी कि मूल रूप से इसकी जो ऑर्गन की डेवलपमेंट है वो इस लेयर से कहीं ना कहीं हुई होगी। अब अगर इसकी बात करें तो वजन 300 और आपका 250 ग्राम का नर और मादा दोनों में दिखाई देता है। साथ में ये मांसपेशी से बना अंग है। आकार हम कहेंगे तो कुछ कोनिकल आकार दिखाई देगा, और यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। रक्त जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, किसके रास्ते? इस हृदय के रास्ते। और ये क्योंकि पूरी बॉडी में 2 चक्र पूरे करता है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। इस वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि मैम मेरी पूरी बॉडी में ब्लड ना एक बार नहीं 2 बार घूम रहा है। एक बार फेफड़ों से आ रहा है हार्ट में, एक बार हार्ट से जा रहा है बाकी के सभी बॉडी के अंगों में। हिंदी और इंग्लिश, तीसरी कोई भाषा नहीं है, इन दोनों में बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, इन दोनों में आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? जल्दी से बताओ एक बार भाई, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं कि मैम ह्यूमन हार्ट का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हो रहा है तो सेशन को शेयर करते चलना अपने हर दोस्त यार, भाई बंधु तक। ये क्लास लगातार डेली आप लोगों की 21 दिन 21 मैराथन, यानी कि रोज सुबह 11 बजे सेशन यूं ही रहने वाला है। तो सेशन को जिन्होंने भी अभी तक नहीं पहुंचाया है शेयर जरूर कर देंगे, लाइक वाला बटन दबा देंगे अगर चीजें समझ में आते चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन साथ में पहुंच जाए जब भी आपकी क्लास हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बात करते, ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं इस हृदय के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि पूरी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी घूम रही हैं, यानी कि कुछ रक्त की वाहिकाएं भी हैं जो कि इस ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। हार्ट जब भी पंप करता है ना, तो केवल ऐसा नहीं कि मैम पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो बिखर गया, नहीं, ये कुछ वाहिकाओं के रास्ते बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अब समझ लेते हैं कि ये जो वाहिकाएं हैं ये हमें किस प्रकार से नजर आती हैं, और इसी के अध्ययन को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव का परिसंचरण तंत्र। इसके जनक देखो, हर
इसी चीज की डिस्कवरी हुई है, सबकी खोज हुई है, और बायोलॉजी पूछे और इन्वेंशंस ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। तो आपसे पूछेगा कि इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो नाम याद रखिएगा सर विलियम हार्वे का, जिन्होंने सबसे पहली बार रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज करी और ये समझा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट हो रहा है। कौन थे, नाम याद रखेंगे, सर विलियम हार्वे। यहीं पर आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड के ना कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता हो कि मैम मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ बी, ए बी है या ओ है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इनकी खोजकर्ता, जब इनकी खोज की बात आई थी तो वहां नाम आता है कार्ल लैंडस्टीनर का। ये 2 नाम आपके इस हार्ट के डिस्कवरी से ना कई बार पूछता है कि भाई ये बताओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, और दूसरा आपसे पूछेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी। सबको पता है कि नहीं, पता होना बहुत आवश्यक है कि हमारा ब्लड ग्रुप आखिरकार है क्या। तो आपका ब्लड ग्रुप जो भी है इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने ए बी ऐसे ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी करी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में इसके ऊपर भी अलग से डिटेल्ड अध्ययन हुआ था। तो 2 नाम याद रखेंगे, एक सर विलियम हार्वे का, दूसरा कार्ल लैंडस्टीनर का। अब मैम सिंपल से कॉन्सेप्ट कि हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम 2 भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में आप मानते हो कि हमारा ब्लड बह रहा है, क्यों भाई, पूरी बॉडी में 5 से 6 लीटर तक ये ब्लड बह रहा होता है। ऑन एन एवरेज हर किसी की बॉडी में इतना ही ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर तक। इसके अलावा एक लिक्विड और बॉडी में पाया जाता है जिसको हम लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इसका परिसंचरण तंत्र ना बिल्कुल अलग काम करता है, बिल्कुल अलग काम करता है। देखो जिसे नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दे लो। लसिका परिसंचरण तंत्र का काम होता है कि ये कहीं ना कहीं बॉडी में जितना भी वेस्ट है, विषाक्त पदार्थ है और जो वसा है, उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहा होता है। तो एक लिक्विड मैंने कहा कौन सा है आपका, लसिका प्रणाली है, लसिका परिसंचरण तंत्र है, और दूसरा ब्लड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाएगा, ठीक है। ब्लड जब घूमता है बॉडी में तो मैम 2 प्रकार से घूमता है, एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। देखो जरा यहाँ पे ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे मैम ये तो कुछ टिड्डा सा लग रहा है, एक ग्रास हॉपर लग रहा है कि नहीं, क्यों भाई लग रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ग्रास हॉपर दिख रहा है तो मैम इसमें हार्ट, तुम तो ये वाला हार्ट बनाते हो ना, तुम कहते हो कि भाई व्हाट्सएप वाला दिल ये बन गया, ऐसा हार्ट नहीं होता, किसी के भी अंदर नहीं होता। आपके इस ग्रास हॉपर के अंदर ये आप देख सकते हो एक पूरी ट्यूब जा रही है, इसे हम कहते हैं हार्ट। मतलब इसका हृदय कैसा है, ट्यूब्यूलर हार्ट है, ट्यूब्स में बटा हुआ है। मैम ये जो ट्यूब्स है ना, यहाँ से सीधे सीधे ब्लड कहाँ आ रहा है, इसकी पूरी बॉडी में आ रहा है। मतलब कोई नस जा रही है क्या जो ब्लड को लेके जा रही है, नहीं जा रही। किसी भी प्रकार से दिख रहा है कि मैम कोई नस ब्लड को लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ तो सारा सिस्टम खुला हुआ है, ये सारा ब्लड आपका बॉडी में प्रॉपरली इजेक्ट कर रहा है। कोई नस नहीं है, कोई वाहिका नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई लाल या कोई हरी धमनी या शिरा नहीं दिखाई दे रही। हम अगर बात करें हमारी बॉडी में, तुम ध्यान से देखना कभी भी बॉडी के ऊपर तुम्हें कुछ नसें दिखाई देंगी, कुछ लाल रंग की होंगी, कुछ नीले रंग की होंगी, ऐसी नसें यहाँ पर नहीं होती हैं। तो इसे कहते हैं खुला परिसंचरण। खुले का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो भी ब्लड है ना वो ओपनली घूम रहा है, पूरी बॉडी में ओपनली घूम रहा है, यानी कि खुला परिसंचरण इसको हम कहते हैं। लेकिन मैम हम अपनी बॉडी की बात करें, यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो देखो भाई हमारी बॉडी में ये हार्ट होता है, यहाँ पर एक तरफ शुद्ध ब्लड, एक तरफ अशुद्ध रक्त, और पूरी बॉडी के अंदर ये कुछ वाहिकाओं के रास्ते ब्लड सर्कुलेट करता है। इसे कहते हैं आपका बंद परिसंचरण। यानी कि जब भी मुझे सिस्टम कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि बॉडी में हार्ट से ब्लड तो निकला, भाई वहां पे तो ट्यूब थी, ट्यूब में से ब्लड निकल गया और पूरी बॉडी में रायते की तरह फैल गया, ठीक है मैम, या तो हार्ट है, ये देखो पूरी बॉडी के अंदर कुछ लाल लाल सी नसें जा रही हैं, कुछ नीली नीली नसें जा रही हैं, इसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। ये क्लास डेली सेम टाइम पर होती है, रोज सुबह 11 बजे होती है, टाइमिंग बदला नहीं है, रोज सुबह सेम टाइम सेम जगह रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास चलती है। अगर आपको लगता है कि भाई हमें टाइम नहीं याद रहता तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
जी हाँ, अब बात अगर करेंगे ब्लड, तो यहाँ पर भी सेम है मैम, लेकिन इन वाहिकाओं के थ्रू घूम रहा है, तो इसे कहा जाता है ओपन नहीं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक खुला है और एक आपका बंद है। क्वेश्चन आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाएगा? आप बताओगे जितने भी अकशेरुकीय होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जहां पर हम तितली की बात करें, लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, टिड्डा है, इन सभी के अंदर कोई रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती भाई? होती है कि नहीं होती है बताओ? ये तो सिंपल कीड़े वीड़े से दिख रहे हैं हमें, उड़ते हैं, उनकी लाइफ जो है वो चलती है, खत्म हो जाती है, 1 से 2 दिन तक की इनकी लाइफ जो है वो रहती है। तो इन सभी के अंदर आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये संघ होते हैं जंतु जगत के, ठीक है। जहां पर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त आसानी से आपकी गुहाओं में बहता है, कोई भी वाहिका नहीं है। आप लिख सकते हो कोई रक्त वाहिका यहाँ पर नहीं होती है। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे आता है? मैं तुम्हें हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, आपका एंजाइना का दर्द हो रहा है या कोई क्लॉट बन रहा है, हर एक बीमारी के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले हार्ट समझ लो, पहले हृदय को समझ लो। तो हमारी बॉडी के अंदर एक दिखा खुला और एक होता है बंद परिसंचरण, जिसके अंदर कुछ वेसल्स होंगी जो ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाने में मदद करती हैं। ये हमारे सभी कशेरुकीय में होता है। कहते हैं ना अपवाद बहुत जरूरी है। ये देखो केंचुआ, ये केंचुआ अपवाद बन के आता है, मतलब होना तो चाहिए था खुले के अंदर, बट इसके अंदर ब्लड कैसे घूम रहा है मैम? कुछ वेसल्स के द्वारा। तो आपके ये दो नाम यानी कि सभी कशेरुक और कशेरुक के अंदर ही मानव आता है। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम आप बार बार कह रहे हो वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स और आपने ये तो बताया नहीं कि मानव कहाँ आता है। अरे भैया यही तो समझने की बात है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ही हमारे जितने भी स्तनधारी होते हैं वो आते हैं। ये जंतु जगत का एक संघ होता है जिसके अंदर आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे मैमल्स। और जब बात आती है ना मानव की, तो मैमल्स के अंदर यानी कि स्तनधारियों के अंदर ही आपका मानव जो है वो आता है। बाकी गाय, ठीक है, बफेलो, डॉग, हाथी, ये सब भी आते हैं, लेकिन मैं मानव यहाँ आता है। तो अगर मैं वर्टिब्रेट्स लिखूं या मैमल्स लिखूं या मानव लिखूं, बात एक ही है कि नहीं? कशेरुक जो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, मानव के पास है, हमारे पास एक बैकबोन है, हम आसानी से खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि भाई कशेरुक कौन है, तो मानव जो है वो कशेरुक के अंदर आता है। कुछ पक्षी आते हैं, कुछ सरीसृप आते हैं जो रेंगने वाले जीव हैं, कुछ मेंढक आते हैं, ये सभी आपके आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है मैम, ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज करो। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास आपकी चल रही है, तो लिखा भी प्रॉपर दोनों लैंग्वेजेस में है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में कन्वे कर पाऊँ, बट थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझते हुए चलना। ठीक है भाई, चलो। तो ये दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र है, मैडम मान गए आपकी बात को। लेकिन अब इधर देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैम देखो, एक तरफ तो ये मुझे एक दिल दिख रहा है, दिल मतलब हार्ट, हार्ट मतलब यूजुअली आपने कहा कि मैम हमारा हार्ट जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसा तो किसी का भी नहीं होता। ये हृदय मछलियों का है, जहां पर एक देखो इधर और एक इधर, एक निलय और एक आलिंद नाम के दो कक्ष उपस्थित हैं। इन्हें कहते हैं कि ये दो कक्ष का हृदय है। यूजुअली हमारा हार्ट जो होता है ना मानव का, उसमें आपको 4 कक्ष दिखाई देते हैं। कितने भैया? 4 कक्ष। मैं कहूं कि एक मान लो एक बंद ये हार्ट है मेरे पास, और इस हार्ट को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले 2 को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले 2 को निलय कहते हैं। अगर ऐसा सिस्टम दिख रहा है, ये कहलाता है 4 कक्ष का हृदय। अब 4 कक्ष का हृदय तो होता है देखिए मानव के पास, लेकिन मान लो मैडम 4 की जगह ना मात्र मुझे 2 ही कमरे दिख रहे हैं, 2 ही कक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक आलिंद और एक निलय, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। इसे कहते हैं मछलियों का हृदय। ये देख रहे हो, ये है मछलियों का हृदय। अब मछलियों के पास फेफड़े होते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हाँ कि ना, जल्दी से। मैम माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन अलग समस्या है। ठीक है, माइग्रेन के लिए तो भैया आपको दवाइयां जो हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के ही लीजिएगा। कभी भी घर पे घरेलू उपचार मत करना। बहुत सीवियर ब्रेन में आपके सर में दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है माइग्रेन के अंदर। चलो, कुछ कह रहे हैं होता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता। मछलियों के अंदर किसी भी प्रकार से लंग्स नहीं होते। वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये हार्ट है, देखो इधर हार्ट से ब्लड जा रहा है गलफड़ों में, गिल कैपिलरीज जिन्हें हम कहेंगे, और यहाँ से ब्लड आ रहा है आपके शरीर की केशिकाओं में, बॉडी के अंदर मान लीजिए। तो बॉडी में ब्लड एक साइकिल घूम रही है पूरी। क्यों भाई, एक बार एक राउंड ले रहा है कि नहीं, हाँ कि ना?
मैम एक साइकिल जहां होगी उसी को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, मतलब एकल परिसंचरण। मैं कह सकती हूं यहां पर ब्लड केवल एक बार यानी कि सिंगल सर्कुलेशन फॉलो कर रहा है, एकल परिसंचरण को देखा जाता है। यहां पर एकल परिसंचरण देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये घूम करके एक बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो मैम मैं कैसे मानूं कि एक की जगह और भी ज्यादा हो सकते हैं। इधर देखो बॉडी के अंदर ये मानव का हृदय है, ये बीच में बैठा हुआ है हार्ट, ऊपर फेफड़े हैं हमारे, नीचे शरीर के बाकी के सारे अंग हैं। इनके अंदर 2 बार ब्लड घूमता है। मतलब एक बार ब्लड कहाँ से आया, एक बार तो आया इस फेफड़े से हार्ट तक, फिर हार्ट से निकल के गया बॉडी में, फिर यहां से घूम के हार्ट में आया, फिर हार्ट से गया आपके फेफड़ों के अंदर। तो एक साइकिल ये रही और एक साइकिल ये रही। जब 2 साइकिल ऐसी फॉलो होती हैं इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दोहरा परिसंचरण। तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है और कुछ मछलियों के अंदर सिंगल सर्कुलेशन दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एकल परिसंचरण कहाँ है, आप बताएंगे कि भैया सभी मछलियों के अंदर, सरीसृप के अंदर, उभयचर के अंदर ये हमें दिखाई देता है। यानी कि जो भी मेंढक होते हैं, जो आपके रेंगने वाले छिपकली है, मगरमच्छ है, ठीक है, ग्रास हॉपर है, कछुआ है, इन सभी जीवों के अंदर आपको ये दिखाई देता है। कहानी समझे कि नहीं समझे जल्दी से बताओ मुझे एक बार। ये एकल परिसंचरण है। लिखा है कि शरीर के एक पूरे चक्र में रक्त जो है वो बहता हुआ नजर आता है। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन की बात करूं तो ब्लड आपका ट्वाइस यानी कि 2 बार घूम रहा है, पूरे बॉडी में 2 बार घूमता है। ये कहां होगा मैम, सभी पक्षियों में और मैमल्स में। अब मैमल्स फिर से लिखा है, स्तनधारी फिर से लिखा है, तो मानव इसी के अंदर आता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हाँ भाई जल्दी से बताओ। 2 प्रकार के मैंने तुम्हें सर्कुलेशन बताए, एक था सिंगल और एक था डबल। एक पहले बताया था ओपन और क्लोज्ड। एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेजेंगे कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखो ये समय, ये मौका ना तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। जितने भी यहाँ पर मेरे साथ आज क्लास में लाइव हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, या जो बाद में भी सुनेंगे, ये मौका, ये समय बार बार नहीं मिलता। 4 महीने बाद पेपर होगा ना, तब कहोगे कि मैम काश उस टाइम पर ध्यान से पढ़ लिया होता, क्योंकि ये समय तो जा चुका होगा। अब जो बैठ करके प्रॉपर अपने नोट्स बना रहा है, लिख रहा है ना, ये फायदा सिर्फ उसका होने वाला है। बाकी तुम इधर उधर के कमेंट सेक्शन में लगे रहना कि तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थे, ठीक है, तुम आई थी कि नहीं आई थी, वो तो पेपर लेके तैयारी करके चली जाएगी। तुम फिर उसके बारे में सोचते रह जाओगे, 1 साल फिर खराब कर दोगे और दूसरी साल भर्ती आई नहीं आई मैडम कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जो समय है ये बार बार नहीं आता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चमगादड़ किस में आता है, स्तनधारियों के अंदर ही आता है, मैमल्स के अंदर ही आता है। बोलो कहानी समझे कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा मोटिव अपना क्लियर रखो, टारगेट क्लियर रखो कि मैम माँ बाप जो आस लगाए बैठे हैं ना कि मेरा लड़का सरकारी बाबू बनकर आएगा, तो उसके लिए अगर आपको फ्री में सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है तो फिर काहे समस्या लेनी है तुम्हें, क्यों टेंशन लेनी है। तब भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर यार तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। चीजें क्लियर हो रही हैं। सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा जो भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, और शेयर कर देना अपने हर दोस्त यार भाई बंधुओं तक जो नहीं जुड़ पाए हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं और आपका ये टॉपिक भी बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलो तो 2 प्रकार के मैंने सर्कुलेशन बताए, एक ओपन और एक क्लोज्ड, दूसरा सिंगल और डबल सर्कुलेशन। अब मैम ये सर्कुलेशन हो तो रहा है लेकिन किसके माध्यम से हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है, जो रुधिर बहता है, वो कुछ पाइप कह लो, वाहिका कह लो, इनको रक्त की वाहिका कहा जाता है, जहां पर ब्लड बह रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर नब्ज चेक करके देखे या डॉक्टर के द्वारा दिखवाई है कि भाई हम डॉक्टर के पास गए थे कि जरा हमारा जो पल्स रेट है वो चेक कर दिया जाए। कभी मापा है इसको, क्यों भाई कभी मापा है इसको। ये बिल्कुल हाथ की यहाँ नब्ज पकड़ करके चेक करते हो, यही क्यों देखते हैं मैम, और कहीं क्यों नहीं देखते। ये कहलाती है हमारी पल्स रेट, जिसको हम कहते हैं हमारी धड़कन की एक दर जो बन रही है। और ये पल्स रेट निकल के आती है तुम्हारी 72 बीट्स प्रति मिनट, कि 1 मिनट में यहाँ पर जो धड़कन तुम्हारी आ रही होगी, ये जो जगह धड़क रही है, ये 72 बार धड़कती है। ऐसा ही फील होता है। इससे ज्यादा होती है तो पहले के जमाने में वो जो आपके दाई होती थी वो बता देती थी कि भाई आपको कोई बीमारी है, कोई संकेत आपका यहाँ पर मिल रहा है कि आपकी धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा धड़क रही है, 1 मिनट में बीट ज्यादा है या फिर कम है, तो कोई समस्या बॉडी में दिख रही है। तो हमारी बॉडी में ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ नसें लगी होती हैं जो ब्लड को लेकर के जाती हैं या लेकर के आती हैं। ठीक है, कुछ तो देखो दिखती हैं लाल रंग की, जो बहुत अंदर धसी हुई दिखाई देती हैं,
ठीक है, बहुत अंदर धसी हुई दिखाई देती हैं, लाल रंग की होती हैं। अब जरा यहाँ देखो कि मैम मुझे ना कुछ ऐसी दिखती हैं जो ऊपर उभरी हुई दिखाई देती हैं, ऐसी दिखी है किसी को? ऐसे ऊपर उभरी हुई हरे हरे रंग की, ग्रीन और ब्लू कलर की, ग्रीनिश ब्लू कलर, हरा और नीला रंग दिखा है? 72 फ्रेश है। 72 एक्चुअली में अप्रोप्रिएट एक मानते हैं कि भाई 72 से लेके 75 तक आपका एक एवरेज वैल्यू होती है। अब कुछ नसें अंदर धसी हुई हैं, लाल रंग की हैं, कुछ ऐसे बाहर उभरी हुई दिखती हैं, ग्रीन और ब्लू कलर की। ये सब मिलकर के कहलाती हैं आपकी रक्त की वाहिकाएं, यानी कि ह्यूमन की ब्लड वेसल्स। ये देख पा रहे हो बॉडी में हार्ट से एक नीला और एक लाल, दो ही प्रकार की, कोई ऐसे तुम्हें ऑरेंज, मैजेंटा और ब्राउन और ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कलर भी दो ही दिखते हैं, नीला या फिर हरा। इन सभी को कहा जाता है आपकी ब्लड की वेसल्स, यानी कि जो रक्त की वाहिकाएं हैं जो बॉडी में ब्लड को लेकर के जाने या लेकर के आने का कार्य कर रही होगी। ठीक है, ये देख रहे हो मानव में रक्त वाहिका, एक धमनी होती है जिन्हें हम आर्टरी कहते हैं, एक शिरा होती है जिन्हें हम वीन कहते हैं, और तीसरी होती है केशिकाएं जिन्हें कैपिलरी कहा जाता है। कुछ और नाम नहीं सुनना है मैम, ये 3 नाम जो है वो यहाँ पर याद रखने हैं। 3 नाम कौन कौन से? धमनी, शिरा और केशिका। अब तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा बताओ जरा लाल रंग की कौन सी होती है? तुमने कहा मैम ये होती है रेड कलर की, लाल रंग की ये होती है कौन? धमनियां होती हैं। फिर तुमसे पूछेगा कि अच्छा वो जो ऊपर उभरी हुई दिख रही है नीले और लाल रंग, हरे रंग की, वो कौन सी होती है? तो वो ब्लू कलर की आपको वीन्स दिखाई देती हैं, ठीक है, नीले रंग की। अच्छा इनका कलर क्या होता है? कैपिलरीज का रंग क्या होता है, कोई बताएगा? देखो आप में से कई लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल फ्रेश है, जो आज तक ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं जाने थे। हम एक एक चीज को जरा समझ करके देखेंगे यहाँ पे, राइट। हार्ट अटैक कहाँ से आता है? अरे हार्ट अटैक भी दिल में ही होता होगा ना, हार्ट के ऊपर ही अटैक होता होगा। तो सब पढ़ेंगे, रुक जाओ जरा, थम जाओ। ये लाल है, ये नीले रंग की है। कैपिलरी का कोई ऐसा कलर नहीं दिखता, इन दोनों के मिश्रण से ये बनती है। आप अगर इन दो रक्त वाहिकाओं को देखेंगे तो मैम मान लीजिए मेरे पास ये थोड़ी बड़ी और थोड़ी चौड़ी रंग की दिखाई दे रही है, और ये आ रही है मुझे थोड़ी सी छोटी दिखने वाली, जिसे हम कहते हैं शिरा। अब इन दोनों को जोड़ करके रखने का काम करती है आपकी ये वाला भाग। ये देख रहे हो सबसे छोटा भाग मुझे यहाँ पर ये दिखाई देगा, सबसे छोटा, यानी कि वाकई में आर्टरी से भी छोटा होता है और वीन से भी छोटा होता है। कि अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक प्रकार की धमनी है, एक आर्टरी है, ये वाली आपकी वीन है, लेकिन ये बीच में जो जोड़ रही है ना, इसी को कहते हैं कैपिलरी। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं यानी कि केशिका के नाम से ये जानी जाती हैं। ये दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार से, देखो जरा, कुछ इस प्रकार से ये नजर आती हैं। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो तुम्हारे कम से कम 2 से 3 नंबर क्लियर हैं, क्योंकि मैम यहाँ से ना सवाल डेफिनेटली आता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपका जरूर से पूछता है। देखिए जरा, ये उधर से एक नीले रंग की आ रही है, ये इधर से एक लाल रंग की आ रही है। इसे मैंने आर्टरी कहा, इसे मैंने वीन कहा। आर्टरी जब और छोटे भागों में टूटेगी तो उसको धमनिका कहते हैं। धमनी टूटी, धमनिका बन गई। ये देख रहे हो, ये टूट करके क्या बना रही है? आर्टीरियोल बना रही है, इसको कहते हैं धमनिका। ये टूट करके धमनिका बनाई, ठीक है मैम, आगे बढ़ेगी। इधर से वीन यानी कि शिरा जो है ये टूट करके क्या बना रही है? ये आपके वेन्यूल बना रही है, मतलब शिरा और ज्यादा टूट रही है। और फिर ये दोनों जुड़ रही हैं किसके माध्यम से? कैपिलरीज के माध्यम से, केशिकाओं के माध्यम से। कहानी समझ आई कि नहीं आई? तो इनका कलर कैसा दिख रहा है? मुझे मिश्रित दिख रहा है। क्यों भाई मिश्रित दिखाई दे रहा है? कि मैम रेड और ब्लू मिक्स होकर कुछ पर्पल कलर बनके तैयार हो गया है। क्लियर? तो इसे कहा जाता है ब्लड की वेसल्स, यानी कि रक्त की वाहिकाएं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन सी दिखाई दे रही है? जल्दी से बताओ एक बार, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी दिखाई दे रही है? देखिए टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, सवालात तो मैम आगे भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे ही ढेर सारे, टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ एक बार, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी देखी जाती है? एरोटा कह रहे हैं मोहिनी, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिकली आर्टरी जितनी भी होती हैं, ठीक है भाई, शत्रुघ्न यादव बहुत अच्छे। तो आर्टरी जितनी भी होती हैं ये हमारी कहलाई जाती है सबसे बड़ी वाली, यानी कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल। अच्छा सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? अभी मैंने तुम्हें एक डायग्राम में बताया था सबसे छोटी, वो मैम यही वाली दिखाई देगी, तो मैं इसको कह सकती हूँ स्मॉलेस्ट है। क्यों भाई? इसी को कह सकते हैं सबसे छोटी रक्त की वाहिका केशिका कही जाती है। बोलो हाँ कि ना?
तो कुछ ये कॉन्सेप्ट बनता है ब्लड की वेसल्स का। अब इनका काम क्या होता है, एक छोटी सी ट्रिक के साथ समझेंगे कि मैम ये कैसे कैसे कार्य यहाँ पर करती है। देखिए, सबसे पहले धमनी के बारे में बात करते हैं, यानी कि आर्टरी के बारे में बात करते हैं। दूसरा भाग आता है वीन का, यानी कि आपकी शिराओं का। अब अगर मैं धमनी को यहां पर देखूं तो जितनी भी धमनियां होती हैं इनका काम होता है लाल रक्त, मतलब ये लाल कलर की दिखती है ना, अब लाल कलर की दिख रही हैं तो ये प्योर ब्लड लेके जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाती हैं। मैम हम सांस ले रहे हैं, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन है वो गई और फेफड़ों से कहाँ जाएगी, हमारे हृदय तक जाएगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, फटाफट से बताओ। हमारे लंग से हार्ट तक ब्लड जो है वो जाएगा, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना फेफड़ों से, वो इस धमनी के माध्यम से आती है, यानी कि इसके अंदर शुद्ध ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन पाई गई है, राइट। तो इसे मैं कह सकती हूँ प्योर ब्लड है, या मैं कह सकती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ रहा है। आपने कहा ठीक है मैम, आप कह रहे हो तो मान लिया। अब तुमने बचपन में वो पेंसिल चलाई है HB वाली, एक नटराज की पेंसिल होती थी, एक HB की पेंसिल होती थी, क्यों भाई चलाई है कि नहीं। मैम हाउ ब्लड रीच टू द सेल, सौरभ बिल्कुल वहां तक हम जाएंगे, सेल तक भी ब्लड को पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ब्लड को ले जाने वाले को समझ लेते हैं, फिर उसके साथ लेकर के जाएंगे सेल तक, ठीक है। तो आपने चलाई है बचपन में HB वाली पेंसिल, इस धमनी के साथ वो HB याद रखना, HB पेंसिल याद रखना। क्या कहता है, H से मतलब होता है हार्ट और B से होती है बॉडी, यानी कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स। तो मैं लिख सकती हूं हमारे हृदय से शरीर तक, शरीर के सभी अंगों तक जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो इस धमनी के माध्यम से होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा धमनी कैसी दिखती है, आपने कहा लाल दिखती है। वो पूछेगा धमनी कैसा रक्त लेकर जा रही है, आपने कहा देखो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। फिर आपसे कहेगा यार लेके कहाँ जा रही है ये तो बताओ। तुमने कहा देखिए H और B, यानी कि हार्ट से लेकर के जाएगी, हृदय से लेकर के जाएगी और बॉडी तक, बॉडी के जितने भी विभिन्न अंग है ना वहां तक लेके जाती है। ये थोड़ी सी मोटी या मैं कहूं लार्जेस्ट दिखाई देती है, सबसे बड़ी ब्लड वेसल यही नजर आती है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, सबसे बड़ी वाहिका। बोलो कहानी समझे कि नहीं समझे। तो भैया ये कहानी हो गई हमारी किसके बारे में, धमनी के बारे में। अब आपने शिरा याद करनी है और शिरा में कुछ भी याद नहीं करना, केवल शिरा में जो यहां लिखा है ना उसके विपरीत चीजों को आपने लिख देना है। वाहिका है, बात वो चल रही है कि मैम पूरी रामायण खत्म हो गई और ये नहीं समझ में आया कि राम जी कौन थे। भाई देखिए हम रक्त की वाहिकाओं की बात कर रहे हैं, यानी कि वो वेसल या वो आपकी एक पाइप जो कि ब्लड को लेकर जाती है। आप जिसे आम भाषा में नसें कहते हो ना, कि बॉडी में देखो कुछ लाल रंग की कुछ हरे रंग की नसें जा रही हैं खून को लेकर के, आप यही कहते हो देसी भाषा में। उन्हीं को, उन नसों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त की वाहिका कहते हैं। जो वाहिका ब्लड को कैरी कर रही है, उसका वहन कर रही है, उसको लेकर के जा रही है। कहानी समझे कि नहीं समझे। तो जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा ये तो समझ गए कि एक पाइप है मैम, उस पाइप के अंदर ब्लड जो है वो बह रहा है, उसको मैंने वाहिका कहा। सिंपल सिंपल सी बात। तो यहां धमनी थी, अब देखो इधर इसका जस्ट ऑपोजिट करते हुए चलना है। ये लाल है तो ये कैसी हो जाएगी, नीली हो जाएगी, यानी कि ब्लू कलर की हो जाएगी। अगर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है तो ये कैसा लेके जाएगी, CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी, यानी कि मैं कह सकती हूं इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी। या फिर ऑक्सीजन वहां पे नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी। कहानी समझे कि नहीं। बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है, बिल्कुल ऑपोजिट, कुछ नया नहीं अलग से करना है। अब यहां हार्ट से बॉडी तक जा रहा था, इसको भी उल्टा कर दो। यहां पर बॉडी से हार्ट तक ब्लड जो है वो पहुंचाया जाता है, यानी कि आपके शरीर के अंग से आपके हृदय तक ये ब्लड को लेकर जाने का कार्य करती है। कौन कौन इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ एक बार। इम्प्योर ब्लड वीन्स में होता है। मैंने तुमसे कहा तुम एक चीज याद रखना, धमनी याद रखो। धमनी लाल रंग की है, धमनी शुद्ध ब्लड लेके जाती है और धमनी HB पेंसिल के द्वारा वो HB यानी कि हार्ट टू बॉडी कनेक्ट करती है। ठीक है जी। अब अगर आ रहा है शिरा, तो शिरा इसके जस्ट विपरीत काम कर रही है कि यहां पर अगर तुम्हें लाल दिख रहा है
तो इसमें नीला कर दो, अगर यहाँ शुद्ध है तो अशुद्ध कर दो, और यहाँ पर बॉडी टू हार्ट कर दो। बिल्कुल उल्टा आप इसको कर सकते हो। ये सबसे बड़ी है तो हाँ, इससे छोटी वाली भाग जो है वो हमारी शिराओं की यहाँ पर बन जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ एक बार, एक थम्स अप का साइन मुझे जल्दी से शेयर कर देना। धमनी अंदर होती है, शिरा बाहर होती है। हाँ, ये धसी हुई होती है, ये वाली आपकी आप कह सकते हो डीप सीटेड होती है। सारी धमनियां डीप सीटेड होती हैं, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती हैं, और इनको आप कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल है, यानी कि उभरी हुई नजर आती हैं। सुपरफिशियल है यानी कि उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारी शिराएं बन जाती हैं। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? मैम ये चीजें अगर हम एक बार समझ गए ना तो डेफिनेटली हमें आगे तक मदद मिलेगी, जब भी हम अपने एलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं। बदलेगा तो नहीं मैम? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये धमनी है और ये शिरा है। अब देखो, मैंने तुमसे कहा कि सारी की सारी धमनियां ना हार्ट से बॉडी तक ब्लड को लेके जा रही होंगी और प्योर ब्लड लेके जा रही होंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कोई अपवाद होना जरूरी है कि मैम बायोलॉजी पढ़ी और अपवाद नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर एक अपवाद आता है जिसको कहते हैं फुसफुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। सारी धमनियां सेम काम करेंगी, जितनी भी बॉडी के अंदर धमनी है वो सब समान काम करती हैं। किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? तो आप बताएंगे एक एक्सेप्शन यहां पर आता है, पल्मोनरी आर्टरी का। जहां पर भी तुम्हें नाम दिखाई दे तो बता देना ये वाली पल्मोनरी धमनी कैसा ब्लड लेके जाती है? CO2 वाला ब्लड, जो इसका काम था, जो कि इसका काम यहाँ पर दिखाई दे रहा था। फुसफुसीय धमनी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से एक अपवाद आता है, एक एक्सेप्शन आता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाती है, यानी कि ये दो पार्ट ऐसे हैं जो हमारे अपवाद के तौर पे नजर आते हैं, फुसफुसीय शिरा और फुसफुसीय धमनी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपूर्ण 4 कोष्ठ का हृदय किसके अंदर होता है? वहां हम बात करेंगे कि हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, यानी कि उभयचर और सरीसृप के अंदर अधूरा अपूर्ण आपको दोहरा परिसंचरण दिखाई देता है। ठीक है जी मैम, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड, राइट साइड इम्प्योर ब्लड। हाँ हाँ, अभी सब कुछ करेंगे इसको। तो ये कहानी होती है मैम धमनी की और शिरा की। देखो साइंस समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ। अब विज्ञान में तुम्हें डर जो था वो खत्म हुआ कि नहीं? कि किस दिन किस मैराथन में मैम अंत तक आते आते तो हम कहेंगे अरे हमने तो पूरी साइंस जो है वो कवर कर लिया, हमारा 1% डर जो है वो नहीं बचा है। आप जानते हैं कि रेलवे में 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कौन कौन से हैं मैम? एक गणित है, एक रीजनिंग है, और तीसरी आपकी GS है, जिसके अंदर ये 20 से 25 नंबर की साइंस जो है वो आती है। अब एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रीजनिंग से डर लगता है, और कौन ऐसा है जिन्हें मैथ से डर लगता है? कि मैम रेलवे में ना अभी भी एक दिमाग में डर बैठा हुआ है गणित का, या एक बैठा हुआ है मुझे रीजनिंग का। कौन कौन यहाँ पर ऐसा है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन, एक हल, एक निवारण यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूं। लगता है ना? कैसे? ठीक है, किसी को मैथ से लगता है, किसी को रीजनिंग से लगता है। आप सभी के लिए ना साइंस की तो देखो लगातार आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मैम हमारे लिए गणित में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल आरपीएफ एग्जाम को टारगेट करते हुए आप लोगों की ना एक बुक आ चुकी है, आरपीएफ वॉरियर, आदित्य रंजन सर के द्वारा। ये जो किताब है इसके अंदर 1300 से ज्यादा प्रश्न PYQ बेसिस पर आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में आपके 10 मॉक टेस्ट भी इसके अंदर हैं, और आपके स्मार्ट सोल्यूशन, मतलब बढ़िया तरीके से कि कौन सी अप्रोच आप इसमें लगा सकते हैं, कौन सा सोल्यूशन इसका अच्छे से रहेगा, ये बहुत ही डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको इस किताब के अंदर दिया गया है। मैथ्स की आरपीएफ वॉरियर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे तुम्हें कहीं कुछ और नहीं करना है। अगर बात आती है गणित की तो आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हो। ये किताब जो है वो आप लोगों के लिए भाई बहुत बढ़िया तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर से देख लेना। डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे अपनी बुक के पास, यानी कि अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पर दोनों पर ही अवेलेबल है। तो मैथ्स का डर तो यहाँ से बिल्कुल
बिल्कुल बढ़िया से निकल जाएगा। अगर चाहते हो ना कि मैम इस बार आरपीएफ में सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस बार हमें आरपीएफ में अपनी एक सीट पक्की करनी है, वो 4660 पदों पर जो भर्ती आई है एक सीट हमारी होनी चाहिए, तो मैथ्स के अंदर आप ये काम जरूर करें। आज ही अपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आरपीएफ वॉरियर को जाकर के अपना यूज करें और बढ़िया से बताएं कि मैम हमारा कितना डर जो है वो दूर हुआ है। और ये चीज तुम मुझे अगर क्लास में जरूर बताना कि मैम देखो हमने तो कर ली, अब हमारा डर दूर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि ये मेरा वादा है आपसे कि भाई बहुत अच्छे से अगर आप प्रॉपरली गाइडेंस में चीजें करेंगे तो आपका हर एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? और इसी तरह से रीजनिंग गुरु आप लोगों की आ चुकी है, तो रीजनिंग गुरु की बुक आप लोगों की ऑलरेडी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। कल इस पर ऑफर भी चल रहा था, जो कि अगर आप लोगों ने ले लियो तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी अभी आप अपने रीजनिंग गुरु की किताब से भी अपने रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब रही बात विज्ञान की, तो मैडम विज्ञान का डर तो इस पूरी क्लास से ही निकल जाएगा, जो 21 दिन में हम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के पोर्शन को कवर करने वाले हैं, ठीक है? वो टॉपिक्स जो पेपर में निश्चित हैं, जो आने ही आने हैं, तो आप लोग इन कामों को जरूर से करें, ध्यान से करें और इसी प्रकार से अपने रेगुलरली नोट्स को भी साथ साथ में बनाते चलें, ठीक है? चलो अब मुझे एक सवाल लगा दो यहाँ पे फटाफट से। आपसे कह रहे हैं लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है पूरे मानव के शरीर में? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी जल्दी से बताइए। और जिन्होंने भी सेशन को पहुंचाया नहीं हो, शेयर जरूर से कर देना अपने हर दोस्त यार तक। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक वाला बटन दबा देना। जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो आज मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भाई बढ़िया से मैं यही चाहूंगी कि आप सबका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो जाए, मतलब एक सीट वो तुम्हें जो चाहिए ना वो जरूर से मिल जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ए यानी कि एरोटा, जिसे हम महाधमनी कहते हैं, ये लार्जेस्ट आर्टरी आपके मानव के शरीर की कही जाती है, यानी कि सबसे बड़ी धमनी अगर पूछा जाए तो इसी को कहते हैं। हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि मैम आर्टरी और वीन में क्या अंतर है। वहां मैंने तुम्हें एक अपवाद भी बताया कि पल्मोनरी आर्टरी कैसी होती है, ये हमारी एक्सेप्शन है, CO2 वाला ब्लड लेकर के जाती है। ऐसे ही हमारी पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। इन दोनों के साथ साथ एक नाम और याद रखना, एक होती है महाधमनी और एक होती है एरोटा। मतलब महाधमनी को एरोटा का नाम दिया जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कही जाती है, सबसे बड़ी धमनी आप इसी को कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक आती है महाशिरा। भाई शिराओं में एक महाशिरा भी होनी चाहिए, तो उसका नाम होता है वेना कावा, ठीक है? इसे कहते हैं वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के नाम से भी जानी जाती है। ये आपकी महाशिरा है जो कि बॉडी में आप लोगों के ब्लड को बॉडी के ऑर्गन से हृदय तक पहुंचाने में मदद करती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इन दोनों का नाम याद रखना, वेना कावा, या कई जगह तुम्हें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के नाम से भी मिल जाता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक? तो ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस तो आपके ये रहे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी रक्तवाहिका, तो आप बताएंगे कि भैया ये हमारी कौन सी होती है, कैपिलरी होती है। कैपिलरीज जिन्हें केशिका भी कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। पहला महाधमनी के बारे में, महाशिरा के बारे में, और ऐसे ही सबसे छोटी रक्तवाहिका के बारे में। 1 मिनट में 95 पल्स आ रही हैं इनकी। भैया समस्या मत लो ठंडे दिमाग से। मतलब जीवन में कहते हैं कि अगर एक चीज स्ट्रेस नाम की अगर जुड़ जाए ना तो सारा जीवन जो है वो खराब सा होने लग जाता है। कभी भी टेंशन मत लेना लाइफ में, सीरियस हो जाओ, प्रॉपरली उस काम के ऊपर करना शुरू कर दो, एग्जीक्यूट कर दो कि हाँ मुझे लाइफ में अगर ये गोल पाना है, ये काम करना है, तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं, स्ट्रेस को छोड़ करके, टेंशन को अलग हटा करके, ठीक है? तो बिना टेंशन लिए काम किया करो, वरना ये स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियों का कारण यहाँ पर बन जाता है। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से भाग था धमनी का और शिरा का। अब इसी धमनी और शिराओं में जो ब्लड बह रहा होता है ना, वहां नाम आता है ब्लड के प्रेशर का। आप लोग ब्लड प्रेशर की जब बात करते हैं तो क्या समझते हैं कि आखिर रक्तचाप क्या होता है? जल्दी से बताओ, रक्तचाप क्या होता है? कि मैम रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। हमने तो सुना है कि एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है, एक सर का होता है, एक पैर का होता है। ऐसी तो लगता है कि ऊपर वाला मतलब सर का और नीचे वाला मतलब पैर का।
ऐसा नहीं होता। जब ब्लड प्रेशर की बात आती है तो देखिए ये मान लीजिए एक वाहिका है, वाहिका मतलब वही मैं एक पाइप की बात कर रही हूँ जो ब्लड को लेकर जाती है। अब ये लाल रंग की दिख रही है तो क्या होगी, इसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की धमनी है, यानी कि एक प्रकार की ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है, आपने कहा बिल्कुल बह रहा है मैम। अब जब ये बह रहा है तो भैया ऊपर और नीचे की तरफ दबाव लगाएगा कि नहीं, एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बस उसी को कहते हैं रक्तचाप, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर, तो आप बताएंगे रुधिर दाब, प्रेशर exerted by blood on the walls of vessel। ठीक है, ये जो वाहिकाएं हैं इनकी दीवार पर लगने वाला दबाव क्या कहलाता है, रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं की दीवार पर लगने वाला दाब या दबाव रक्तचाप या रुधिर दाब यहाँ पर कहलाता है। समझे कि नहीं समझे कि मैम बहुत सिंपल है। अब यही ब्लड प्रेशर को हम जो मापते हैं ना, वो मापते हैं एक ऐसे यंत्र से जिसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो तुम ऐसा ही एक डिवाइस देखे होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई एक हाथ पर लेफ्ट साइड पर आपके एक आर्म कफ बांध देता है और एक ये मशीन से कनेक्ट कर देता है जिसमें ये पारा जो है वो ऊपर और नीचे आपका जाता है। फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका बीपी 120/80 है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कितना आ रहा है। इस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ये रक्तचाप को मापता है। ठीक है, इस यंत्र को कहा जाता है, आप लिख सकते हैं बीपी मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर बीपी को मैं स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के यंत्र से मापती हूं तो दिल की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, जिससे पता चलता है कि आपका ब्लड जो पल्स रेट है वो 72 बीट्स आ रही हैं। एक बार बताइए जरा जल्दी से। ये अगर आपका देता है 120/80 mmHg नॉर्मल रक्तचाप, तो ये तो आपने बीपी माप लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं पल्स रेट, धड़कन की दर, ये किससे मेजर करी जाती है, किस यंत्र से मापी जाती है, तो बिल्कुल सही भैया आंसर स्टेथोस्कोप। अभिमन्यु बहुत बढ़िया, ईसीजी नहीं होगा। ठीक है, रोहित बहुत अच्छे, स्टेथोस्कोप इसको यहां पर कहा जाता है, इस यंत्र का नाम होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, दोनों अलग अलग डिवाइस हैं। स्टेथोस्कोप बताता है कि आपका 72 बीट्स पर मिनट क्या आ रही है, दिल की धड़कन की दर आ रही है। ठीक है, और यहां पर आपने क्या लिखा कि ये आपके रुधिर दाब को मापने में मदद करता है। रुधिर दाब का मापन किसके द्वारा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और यहां पर आपका जिसे हम कहते हैं धड़कन की दर, इसको हार्ट रेट भी कहा जाता है, इसको हार्ट रेट भी कहा जाता है। कितना आ रहा है, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट ये आपकी दिखाई दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, 72 तक तो ठीक था मैम, अगर श्वसन का दर पूछ लिया जाए, अगर ब्रीदिंग रेट पूछा जाए तो कितना बता कर आऊंगा मैं, ब्रीदिंग रेट कितना बता कर आऊंगा, फटाफट से बताओ। श्वसन की दर कितनी है, सांस लेने की, यहां पर होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है मैम, कि हमसे बीपी पूछ लिया ठीक है, हमसे हार्ट रेट पूछ लिया ठीक है, फूड जंक्शन कह रहे हैं 16, बहुत बढ़िया, 16 से 18 एक्सेटाची, 72 आंसर मत लगाना यहाँ पे, 16 से 18 सांस प्रति मिनट आप लोगों की जो श्वास है वो आती है, इसे कहते हैं श्वसन की दर। मतलब सांस लेने का जो दर है, वहां पर एग्जामिनर जान करके आपको एक ऑप्शन में 72 वर्ड लिख कर देगा कि तुम्हें जहां 72 दिखा तुम टिक कर दोगे और वहीं तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। 16 to 18 ब्रेथ पर मिनट, ये सांसें एक मिनट में व्यक्ति, एक वयस्क मनुष्य ले रहा होता है, इसे कहते हैं सामान्य श्वसन दर। और यही एक नवजात बच्चे की बात करूं कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर सांस लेने की जो दर होती है वो 30 से 31 सांस पर मिनट आ रही होती है, थोड़ी ज्यादा वहां पर देखी जाती है। ठीक है,
कपाट धमनियों में होते हैं कि शिराओं में कपाट होते हैं हृदय के अंदर, जिसको कि हम पढ़ेंगे आगे अभी, जिसको हम हार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, देखो डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पे आप लोग के आ जाते हैं। हम बीपी की बात कर रहे थे, हमने कहा भाई बीपी मापा जाता है इस यंत्र से। यहाँ पर जो मरकरी है उस बेस्ड पर आपका ये मॉनिटर है। आजकल तो खैर ऑटोमेटिक डिवाइस बहुत आ गए हैं, आपने सीधे बटन पे प्रेस किया, आपको बीपी अपने आप दिखाई दे जाता है ऑटोमेटिक मशीन पे। यहाँ तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर समझते हैं कि कितना हाई है और कितना लो है। लेकिन इसमें जो दो वैल्यूज आती हैं 120 और 80, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये सर और पैर का होता है क्या? कि आपको क्या लगता है कि मैम 120 वाला हम कहते हैं ऊपर का बीपी है, इसका मतलब क्या ये सर का बीपी है और 80 पैर का बीपी है? नहीं, एक्चुअली में हमारा हार्ट क्या कर रहा होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक बार रिलैक्स होगा। ये देख रहे हो, ये हार्ट है, इसके अंदर एक बार ब्लड आके भरेगा और एक बार ये आगे की तरफ ब्लड को दोबारा से फेंक देगा। तो यहाँ पर जब ब्लड आके भरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट हमारा, इसने ब्लड आगे भेजा, फिर दोबारा ब्लड आके भर गया, रिलैक्स हो गया। ये दो अवस्थाएं हमारे हार्ट में संकुचन और रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है। इस समय पर ये देख रहे हैं हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 दिख रहा है। इसको कहते हैं सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था दिखाई दे रही है, तब आता है 120 mmHg, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, Hg मतलब मरकरी संबंधित हम कह रहे हैं, और ये कहलाता है आपका डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब यहां आता है 80 mmHg, तो इसे कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऊपर और नीचे का मतलब ये नहीं है मैडम कि हमारा जो ब्लड है वो सर का और पाँव का अलग अलग दिख रहा होगा, कि सर में जो है वो ज़्यादा है, पैर का नीचे है। और ये हमेशा इस आर्म से लिया जाता है, लेफ्ट आर्म होती है आपकी, बाईं भुजा जो होती है वहाँ से ही लिया जाता है और कहीं से नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी जा रही होती है जो सीधे आपके हृदय से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का छोटे छोटे से भाग होते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो मैम आए और गए पेपर में सवाल और हमारे नंबर भी उसी के साथ आए और गए हो जाते हैं। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं? तो भाई ये होता है हमारा ब्लड का प्रेशर जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से बनता है। मैंने इसको एक रेशियो में लिख दिया, रेशियो बना दिया कि 120/80, तो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक रेशियो इसको मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। अब मान लो तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कितने लोग इस चीज को देखे हैं कि लोगों के अंदर ना, आजकल कोई युवा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, सबके अंदर एक समस्या बनी हुई है जो कि है ब्लड प्रेशर की। बहुत आम प्रॉब्लम है ये यहाँ पर। जल्दी से बताइए। अच्छा चलो जल्दी से बताओ। कहा जाता है ना कि भाई आपको हाइपरटेंशन हो गया है, हाइपोटेंशन हो गई है, बीपी बढ़ गया है। बीपी की प्रॉब्लम बहुत आम प्रॉब्लम है आजकल। डायबिटीज है, शुगर है जिसे हम कहते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हाइपरटेंशन जब भी कही जाती है तो यूजुअली आपके बॉडी पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे प्रभाव छोड़ करके जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 120/80 से ज्यादा है किसी का भी ब्लड प्रेशर, आपने बोला भाई देखो 150/100 तक आ रहा है, इसका मतलब ये हाई बीपी में आता है। और हाई के लिए मैं हाइपर वर्ड लिखूंगी। कहते ना हाइपर क्यों हो रहे हो, गुस्से में क्यों आ रहे हो। हाइपर मतलब कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है, हाइपर मतलब स्त्राव ज्यादा हो रहा है। तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित है, और इतना बीपी आपका कंसीडर किया जाता है हाई है, क्योंकि 130-140 तक तो नॉर्मली भी आपको कुछ सामान्य आसपास की परिस्थितियों की वजह से भी दिखाई दे जाता है। लेकिन सुनो जरा, अगर बैंडम बीपी जो है हमारा 180/120 तक आ जाता है तो इससे ऑर्गन फेलियर की समस्या कई लोगों को देखने को मिलती है। ऑर्गन फेलियर यानी कि अंग विफलता। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका 180/120 जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर हाई बीपी है, और इस समय पर लोगों को देखो या तो ब्रेन पे स्ट्रोक आ जाएगा, आंखों में हो सकता है ये ब्लड प्रेशर अफेक्ट डाले तो आंखों में विजन लॉस हो जाएगा, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा, या फिर उसकी किडनी पर उसके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, उसके सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करने बंद कर देंगे, किडनी की बीमारियां हो जाएंगी, किडनी फेल हो जाती है। सुना होगा ना कि बीपी की वजह से हार्ट फेल हो गया, बीपी की वजह से हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारी समस्याएं हमारे इस उच्च रक्तचाप की वजह से होती हैं, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। इसीलिए कहा जाता है कि देखो कुछ भी हो जाए स्ट्रेस मत लो। इसमें स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका आता है, जिसे हम कहते हैं टेंशन। आज के व्यक्ति को कुछ नहीं, बस जरा सी छोटी सी बात हो जाए टेंशन। भाई क्यों लेनी है, जीवन में वैसे ही इतनी कम टेंशन नहीं है।
ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, कहा जाता है हाइपरटेंशन या आपका हाई ब्लड प्रेशर। कितना होगा ये आपने यहां पर समझा। अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो उसको कभी नमक मत देना, क्योंकि नमक, सोडियम एक ऐसा कारक होता है जो ब्लड के प्रेशर को और तेज कर देता है। तो उनको कभी भी नमक, नींबू पानी ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक ही रहता है कि आप उन्हें दवाई दे दीजिए, दवाई के थ्रू वो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है। दवाई ही एक, जैसे हम कहते हैं ना कि डेली बेसिस पे दवाई चाहिए, फिर तो सुबह शाम वाली दवाई जो है वो बंद जाती है। लेकिन अगर किसी का निम्न रक्तदाब है, जैसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस केस में जरूर आप देख सकते हो कि भाई ब्लड प्रेशर कम है, तो चलो इसको नींबू पानी दे देता हूँ या नमक पानी दे देता हूँ। तो नमक क्या करेगा, बॉडी में तुरंत से सोडियम का एक रश करेगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। समझ पा रहे हैं बात। तो इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर तब भी एक बार को कंट्रोल हो जाता है थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन हाई कंट्रोल नहीं होता। हाई के लिए दवाई ही यहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का बीपी, जैसे मैंने कहा था 120/80 नॉर्मल है, इससे कम हो रहा है, कम कितना, 100/50 तक हो गया है, सिस्टोलिक वाला 100 है और नीचे आपका डायस्टोलिक वाला 50 है, तब उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा था, हाइपो मतलब यहाँ पर कम हो जाएगा। इस समय पर आप दे सकते हैं कि हाँ भाई लोगों को नींद नहीं आ रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ये सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से, मैम हमारे रीढ़ में कितनी हड्डी होती है? रीढ़ में 26 हड्डी होती है ना, हम आगे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। आपका एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड प्रेशर सबको क्लियर हुआ कि नहीं? भाई रक्तचाप सभी को क्लियर हो गया है? एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज देंगे सेशन, फटाफट से बताओ एक बार, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे पेपर के अंदर आती हैं। 36 जो कह रहे हैं ना, 36 नहीं होती, 26 रीढ़ की हड्डी होती है। जब आप किसी बच्चे के पैदा होते टाइम देखोगे तो 33 हड्डियां दिखाई देती हैं, बड़े होते होते 26 रह जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। ये सब हम आगे भी यहाँ पर पढ़ेंगे। भाई मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार, और सेशन को लाइक कर देना जिन्होंने भी कंजूसी कर रखी है, जिन्होंने भी नहीं किया है। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे आपकी होती है, सेम टाइम सेम जगह, आपके अपने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आपने ये 21 दिन अगर अटेंड कर लिया, ये वादा मैंने तुम्हें डे 1 में भी किया था कि आपके हर एक सवाल जो है वो आपके इस सीरीज से ही रहेगा, क्योंकि हम आपको उस प्रकार का कंटेंट जो प्रिपेयर किए हैं कि देखिए आने वाला कोई भी पेपर हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, मैं तुम्हें वो नहीं करा रही कि चलो टॉप 500 क्वेश्चन करा देते हैं, 10,000 क्वेश्चन करा दूं, सब आ जाएगा, नहीं। मेरा मोटिव है थ्योरी पढ़ो, समझो, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें थ्योरी पढ़ ली, अब कोई सवाल लगाने बैठूंगा, हर एक सवाल तुम्हारा वहां से क्लियर होगा। ठीक है, इस सेशन को इसीलिए डेली सुबह 11 बजे अटेंड करिए। यहां से आपसे वादा है कि प्रॉपर आपकी तैयारी होगी, और साथ साथ में आप लोगों की पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड करा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एक बार आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, आप लोगों के पास कंप्लीटली जो पीडीएफ है वो सारी की सारी वहां से मिल जाएंगी। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा ब्लड की वेसल्स का, यानी कि रक्त के अंदर कौन कौन सी वाहिकाएं होती हैं और कैसे इनके अंदर रक्त का दाब दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि जब हृदय हम पढ़ते हैं तो हृदय हमारे कुछ जीवों में 2 कक्ष का होता है, कुछ में 3 का होता है, कुछ में 4 का होता है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि भाई बताओ मछलियों में कितने कक्ष का हृदय है? कक्ष मतलब कमरे। मछलियों के अंदर सिर्फ 2 कक्ष का होता है, जैसे मैंने बताया भी था, ऊपर एक आलिंद और नीचे एक निलय। ए का मतलब होता है एट्रियम। ठीक है, इस भाग को कहते हैं, मान लो एक कमरा मैंने बना दिया, उसको कहा। वी को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये याद रखिएगा, ए और वी का मतलब क्या है, कुछ इस प्रकार से आलिंद और निलय यहां पर हमें दिखाई देता है। हिंदी में आलिंद कहते हैं और निलय कहा जाता है, आलिंद और निलय। तो यहाँ मछलियों में मात्र 2 कक्ष का होता है। इसी के साथ अगर मैं किसी सरीसृप पे जाऊंगी, किसी उभयचर पे जाऊंगी जहां मेंढक आते हैं, वहां आता है 3 कक्ष का हृदय। 3 कक्ष मतलब मैडम क्या होगा? यहाँ पे देखो जरा, ऊपर एक आलिंद, साइड में भी एक आलिंद, इन दोनों के बीच में मैंने एक पार्टीशन लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहां पर ये 2 आलिंद तक तो ठीक है, नीचे की तरफ मात्र एक निलय होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितने कमरे हो गए यहाँ पर? 1, 2 और 3, 3 ही तो है। तो इन सभी के अंदर जितने भी एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है सारे मेंढक की सारी प्रजाति एम्फीबियन में आती है। उभयचर के अंदर कौन आता है मैम? रेप्टाइल्स में आते हैं आपके सारे रेंगने वाले जीव, जैसे कि कछुआ है,
छिपकली है, गिरगिट है, जो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, सांप है, ये सब आते हैं आपके रेप्टाइल्स के अंदर। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होगा, 3 कक्ष का हृदय। अब ये जो क्रोकोडाइल है ना, कि मगरमच्छ के आंसू कभी सच्चे नहीं होते, मगरमच्छ हमेशा धोखा देता है। बोलो देता है कि नहीं? कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ एक अपवाद के तौर पे होना तो चाहिए था सरीसृप के अंदर। भाई मगरमच्छ किस में आता है, रेंगता है, तो मैम ये आता तो सरीसृप में है, अकॉर्डिंगली इसके पास 3 कक्ष का हृदय होना चाहिए था, बट ये कूद के जाता है आगे। ये कहता है नहीं नहीं, मैं तो स्तनधारियों की तरह 4 कक्ष का हृदय लेकर के बैठा हूंगा। तो यहाँ पर 4 कमरे का हृदय, 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है, बाकी सभी में 3 कक्ष का हृदय होता है। और जब 3 कक्ष का हृदय होता है तो यहाँ कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि भाई देखो डबल सर्कुलेशन तब हो रहा था जब पूरी तरह से ब्लड आपका फ्लो कर रहा था 4 कक्ष में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है तो कुछ ब्लड यहाँ पर मिक्स भी हो जाता है, इसीलिए इसको मैं इनकम्प्लीट या अधूरा दोहरा परिसंचरण कहती हूँ। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं? मैम क्रोकोडाइल में तो 4 होता है, तभी तो कह रही हूँ कि एक अपवाद लिखा हुआ है, देखो एक्सेप्टिंग क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सब में 3 कक्ष का हृदय होता है, 3 कक्ष का हृदय होता है। और जब 4 पे आते हैं तो 4 कक्ष कहाँ है? मानव के अंदर है, पक्षियों के अंदर है, और आपके क्रोकोडाइल में है। क्रोकोडाइल है, पक्षी है, और सभी स्तनधारी हैं। याद रखिएगा स्तनधारी में ही मानव आता है, ठीक है, पक्षी और आपका मगरमच्छ। तो भैया इन सब के अंदर है 4 कक्ष का। 4 कैसे? 2 ऊपर आलिंद हैं और 2 नीचे निलय आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर बन जाता है दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? हार्ट में होल होना वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हार्ट में छेद हो रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब मुझे बताओ, हमने देखा कि मैम किसी के पास 2 कक्ष का है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास 13 कक्ष का होता है? कि भाई किसके पास 13 चैम्बर का हार्ट होता है? जल्दी से बताइए एक बार, किसके पास 13 चैम्बर का होता है? मोहिनी कह रही है 13 कॉकरोच में होते हैं। बहुत अच्छे, ये कॉकरोच आपको दिखाई दे रहा है, लगभग सभी को इससे घबराहट, डर जो है लगता है, जब सामने आता है तो भैया घबरा के पीछे हट जाते हो, लेकिन इसके पास पाया जाता है 13 चैम्बर का हार्ट। अब आप बोलोगे मैम 13 कमरे कहाँ से आए इसके पास? इधर देखो, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से ट्यूब्स आपको, ये बन जाते हैं इसके हार्ट के चैम्बर्स। तो यहाँ टोटल मिलाकर के 13 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। किसके अंदर? कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर का हार्ट। एग्जामिनर को भी पता है ना कि सीधी सीधी चीजें तो तुम सब पढ़ के आते हो कि अच्छा मछलियों में 2 है, मानव में 4 है। उसे पता है कुछ अटपटा पूछना है, वो पूछेगा तो ये पूछेगा 13 चैम्बर का कहाँ है, वो पूछेगा तो पूछेगा क्रोकोडाइल में कितना है, बताओ जरा। तुम लगाओगे अनुमान कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है, 3 चैम्बर लगा देता हूँ, गलत हो जाएगा। यहाँ होते हैं 4 कमरे, यहाँ होते हैं 13 कमरे। बोलिए कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? छिपकली में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं छिपकली में। छिपकली कहाँ आती है भाई? सरीसृप में आती है, और सरीसृप में आती है तो इसके अंदर 3 कमरे होते हैं। बस हमें यही चीज तो रिलेट करते हुए चलनी है, यही चीज तो रिलेट करते हुए चलनी है हमें कि कौन सा किसके अंदर नजर आता है। देखो आज जो बैठ करके सिर्फ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इधर उधर की बातें करने में लगे हुए हैं ना, जो दीन दुनिया के बाकी के एस्पेक्ट के साथ तो उनकी जिंदगी चल रही है कि कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है, कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना समय जाया कर रहे हैं। उनको आगे जाकर जब पेपर में एग्जामिनर देगा ना सवाल, और उस टाइम पर तुम्हें जरूर से फील होगा कि काश उस समय पर अपना समय खराब नहीं करता। तो जो ईमानदारी से बढ़ रहा है, आप सबका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन जो नहीं कर रहा है ये बात वो भी जानता है। और कहते हैं वफादारी निभानी है तो खुद से निभाओ, दुनिया से तो लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। बेवफा तो तुम सबसे बन जाओगे, अब लेकिन अगर ईमानदार बनना है तो अपने आप से बनिए, क्योंकि ये ईमानदारी आपको आपके लिए जीवन में आगे बहुत ज्यादा मदद भी करने वाली है। आप खुद से ईमानदार हैं। क्यों बताना माँ बाप को, क्यों बताना किसी दोस्त को, क्यों बताना टीचर्स को कि मैं कितना पढ़ लिया हूं? अरे तुम पढ़ रहे हो ना, जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बोलेगा कि हाँ भाई इस लड़के ने पढ़ा था और इसने मेहनत करी थी, आज इसका रिजल्ट ही बोलने के लिए काफी है। लेकिन जो इधर उधर की बातों में लगे होते हैं ना, उनका सिर्फ समय ही जाया होता है, दुनिया में और कुछ अचीव नहीं कर पाते। वो 1 साल क्या 6 साल भी तैयारी कर लें, सरकार उन्हें 10,000 की जगह 1 लाख वैकेंसी भी दे दे, वो तब भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों?
मोटिव ही नहीं है ना, गोल ही नहीं है उस तरह से। तो इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं अपनी तैयारी बढ़िया से करना, आपके लिए हर एक टीचर उसी अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है, कंटेंट दे रहा है कि देखिए संडे हो या मंडे सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए। आपसे वादा किया है 21 दिन 21 मैराथन, तो ये क्लास लगातार 21 दिन तक आप लोगों को मिलेगी, यानी कि रोज सुबह 11 बजे। अब तुम मुझसे वादा कर रहे हो कि नहीं कि मैम डेली सुबह 11 बजे मैं आपको यहीं मिलूंगा, जल्दी से बताओ मुझे, तुम वादा कर रहे हो कि नहीं कि रोज सुबह 11 बजे हम आपको रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे? पूरा मैं तुम्हें कह रही हूं ना, सारा कुछ करवाऊंगी कवर, बस। तो फिर चलिए, तो कुछ इसी प्रकार से हमारा मानव का जो हृदय है वो यहाँ पर कार्य करता है, और इसके अंदर हमने जो बेसिक अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि कैसे कैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। कुल मिला के हमारा सिस्टम मानव के परिसंचरण का किस प्रकार से कार्य कर रहा है। आज का सेशन मैं आशा करूंगी आप सबको क्लियर हुआ हो। ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम का भाग था। कल हम शुरू करेंगे मानव के हृदय का पार्ट। हर एक टॉपिक हर एक क्लास में खत्म। कल जो हृदय पढ़ेंगे ना, उस हार्ट के अंदर देखो, हार्ट के कार्य को समझेंगे कि ब्लड कैसे घूमता है, और साथ साथ में हृदय के साथ जितने भी बीमारियां हैं, आप में से जिस किसी को भी जानना हो कि हाई बीपी का, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये बीमारियां कौन सी होती हैं, क्यों अचानक सीने में दर्द उठता है, इन सभी के सोल्यूशन आप लोगों को कल सुबह 11 बजे, यानी कि कल है मंडे आपका 4 मार्च, कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में मिलने वाला है। तो कल सुबह इस अगले वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। बाकी देखिए, आप लोगों के लिए ना कंप्लीट चीजें मैं आपको जैसा वादा किया है वैसे ही करवा रही हूँ, और साथ साथ में आपकी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप लोगों का पूरा कोर्स हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप अपने एएलपी आरपीएफ दोनों का टारगेट करते हुए तैयारी कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस कोर्स में मेरे भाई तुम्हें मैथ्स भी मिल रही है, रीजनिंग भी मिल रही है, और पूरी की पूरी जीएस। तुम जानते हो ना, 35 नंबर की मैथ्स है, 35 की रीजनिंग है, और 50 नंबर की पूरी जीएस आनी है। तो मैम जीएस का हर एक भाग आपको साइंस के साथ इस बैच में मिल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से इसका कंटेंट प्लान किया हुआ है। आप लोगों का ये वैसे 999 का बैच है, लेकिन अभी 4 मार्च तक के लिए ये आपको मात्र 499 में मिल रहा है। तो अगर चाहते हो ना बढ़िया से अपनी तैयारी करना कि अगले 4 से 5 महीने मैम हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने एएलपी की तैयारी करनी है, आरपीएफ की तैयारी करनी है, तो चैप्टर वाइज आप लोगों की सारी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको मिल रही है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। अगर डाउनलोड नहीं करा है तो आज ही जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और फटाफट से आप अपने इस ऐप को अपने इस बैच के साथ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये रहा। बाकी देखो, मैथ्स की आरपीएफ वॉरियर आ चुकी है, रीजनिंग में रीजनिंग गुरु आ चुकी है। आप लोग जाइए, इनरोल करो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ये किताबें आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी गई हैं, ताकि आपका भी पूरी तरह से यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट साथ साथ में हो जाए। और जो भी हमारे साथ हमारे रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में जुड़ना चाहते हैं, जहां आप लोगों की तैयारी पूरी कैंपस में रहकर ही रहने का, और आपका प्रॉपर यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, स्टूडेंट्स यहीं पर रह करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका संपूर्ण समाधान आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो रैंकर्स गुरुकुल के कैंपस में रह के अपनी तैयारी सभी टीचर्स के साथ करने के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन में कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर से यहाँ पर बताइएगा। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।